हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके नीट 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से क्वेश्चंस जो हैं आपके अगले जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है 2027 में, यानी अगले साल, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन इसमें से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पर कम फोकस कर पाते हैं। और तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस जो उनसे हो जाने चाहिए थे एग्ज़ाम में, वो उनसे नहीं हो पाते हैं और वो अच्छे नंबर भी नहीं ला पाते, अच्छे रैंक नहीं ला पाते हैं। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है, एक प्लान बनाना है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर करना है। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो इस बारे में कि कौन कौन से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बायोलॉजी के जो अगले साल जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है नीट 2027, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोई ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी हमारे साथ नहीं जुड़े वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए और इस वीडियो को अच्छे से इस जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है इसको अच्छे से वो देख सकें और वो अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकें कि उनको किस तरह से जो है आगे बढ़ना है, किस तरह से अपनी स्टडी करनी है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा जो टारगेट रहने वाला है 360 में से 340 प्लस का रहने वाला है। यानी अगर हो सके तो 360 आउट ऑफ 360 आप लोग ना टारगेट लेके चलिए, वरना 340 प्लस तो आपको लेके चलना ही है। ठीक है, बायोलॉजी में इतने मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। ठीक, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में काफ़ी मार्क्स डाउन होने के चांसेस रहते हैं, तो बायोलॉजी में कम से कम आपको जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। और यहाँ पे क्लास 11 और 12 के ठीक है चैप्टर्स जो है एनसीईआरटी, क्योंकि बायोलॉजी जो है आपकी एनसीईआरटी से ज़्यादातर आती है नीट के एग्ज़ाम में। ठीक है, कम्प्लीटली जो है एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है एनसीईआरटी को। और इसके वेटेज जो एवरेज वेटेज है हर एक चैप्टर का, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका वेटेज जो है और जो क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिलेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखना है, इस डिस्कशन को पूरा एंड तक देखना है और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहती है आप वो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 20 जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे दिए हुए एक टेबल के फॉर्म में आपको गिवन है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट यूनिट हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारी कौन सी सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ना, ये आपका क्लास 12 में टॉपिक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी डीएनए आरएनए वाला जो टॉपिक है। इसमें डीएनए ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, फिंगरप्रिंटिंग है, जेनेटिक कोड है, डीएनए रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइकोप्रोन्स है यानी जीन रेगुलेशन भी है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जिसमें से आपको फोकस किस पे करना है। अच्छा, इसमें से देखिए क्लास 12 में है ये और एवरेज 5 से 7 क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यानी इसमें से आपके क्वेश्चन फ्रेम होने के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। ठीक, और रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ठीक, आई होप क्लियर होगा। तो इस तरह से आप देखें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, लैकोपेरॉन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक कोड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे आपके फ्रेम होते हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इसमें से 4 to 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जेनेटिक्स वाला, मेंडल वाला आपने पढ़ा है चैप्टर, मेंडल के लॉस वगैरह, ठीक है, उनके एक्सेप्शन। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके। मेंडेलियन क्रॉसेस, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, इससे आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन से आता है और जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स पे आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में इन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना ज़्यादा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, तो हमें बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें ये भी क्लास 12 का आपका चैप्टर है और इसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यानी ये भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अच्छे से पढ़ना है, वेक्टर्स के बारे में, पीसीआर स्टेप्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और बायोरिएक्टर्स। अच्छा, कहीं भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जो है क्लास 11-12 की वीडियो अवेलेबल है, उसमें हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में बताया गया है। ठीक, एक्सप्लेन किया गया, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं और इससे भी आपकी नीट की तैयारी काफ़ी अच्छे से होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर्स, पीसीआर स्टेप्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और बायोरिएक्टर्स।
तो यहाँ पे हम लोग की फर्स्ट जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी, ये दो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हम लोग बात करते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये क्लास 11 का है। इसी तरह से एनिमल किंगडम क्लास 11 का चैप्टर है। ये दो चैप्टर भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें से 4 to 5 क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। ठीक, तो इसमें आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन में ज़्यादा फोकस किस पे करना है, ठीक है, यानी अच्छे से किस चीज़ को पढ़ना है, या पहले आप किसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, तो मियोसिस के स्टेजेस आप पहले पढ़ सकते हैं, प्रोफेज 1 और सब स्टेजेस ये आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है, बट डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये सेल साइकिल और सेल डिवीज़न जो आपका, इसके बारे में ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आप फाइलम वाइज यानी हर एक फाइलम के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स जो उसमें दिए हुए हैं उनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और सिमेट्री के बारे में भी आपको उसमें समझना पड़ेगा, सिमेट्री जो होती है, ठीक है, एनिमल्स में जो सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है, उसके बारे में समझना पड़ेगा। और सीलोम का क्लासिफिकेशन, तो ये स्टार्टिंग में एनिमल किंगडम में दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप समझ सकते हैं, और इसके बारे में वीडियो भी हमारी अवेलेबल है, ठीक, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और एनिमल किंगडम। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अब इसके बाद, ठीक है, 25 to 30% हाई स्कोरिंग और डायरेक्ट चैप्टर्स, ये भी आपके 25 to 30% यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है और डायरेक्ट क्वेश्चन जो चैप्टर से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आपका कौन सा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्लास 12 का ये चैप्टर है, और 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉपिक है, यानी पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन से हैं, गैमेटोजेनेसिस हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और oogenesis स्टेजेस, ठीक है, oogenesis जो अलग अलग स्टेजेस है, और हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, यानी जो रेगुलेशन होता है गैमेटोजेनेसिस का, या जो डेवलपमेंट का जो होता है ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो है, तो उसका हार्मोनल कंट्रोल, तो इस सब का जो है आपको इस सब टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन इस चैप्टर की वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल, जैद सर बायोलॉजी क्लासेस नाम से हमारा चैनल है, जैद सर बायोलॉजी क्लासेस, तो उस पर आपकी ये वीडियो मिल जाएंगी देखने को, और उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया हर एक टॉपिक, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो देखनी हो तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक, तो क्लास 12 का ये 3 से 4, इसमें से भी आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपको इसमें पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आर्ट के बारे में पढ़ना है, आर्ट टेक्निक्स जो होती हैं, जिफ्ट, गिफ्ट, IVF, STIs और एमनियोसेंटेसिस, इन टॉपिक से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, यहाँ से भी आपके क्लास 11 का, और यहाँ से भी 4 to 5 क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। इसमें आपको प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर समझना है, एंजाइम काइनेटिक्स और इनहिबिशन, इस पर आपको फोकस करना, और बोन टाइप्स का ये भी आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक्स में कवर करनी है बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और एनिमल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, लेटेस्ट सिलेबस जो अभी पिछले साल आया था उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हुए हैं ना, और इस बार भी हो सकता है कुछ चेंजेस हों, तो इस बेसिस पे यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आने के चांसेस हैं, या सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप वैसे 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लेकिन ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यूज में आपको अच्छे से पढ़ना है, और फ्रॉग और कॉकरोच की एनाटॉमी, ठीक है, ये आपको पढ़नी है, जिसमें से फ्रॉग की आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, फ्रॉग की एनाटॉमी, ठीक। और इसी तरह से प्लांट में जो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं ना, उसको भी आपको अच्छे से फोकस करना, उस पर भी ध्यान देना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम होते हैं, क्लास 12 का ये टॉपिक है आपका। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और एपोमिक्सिस, यहाँ से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं, ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको इतनी चीज़ें समझनी है, यानी गैमेटोजेनेसिस में भी आपको समझना होगा, स्पोरोजेनेसिस समझना होगा, डबल फर्टिलाइजेशन और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, और एपोमिक्सिस, इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ की। तो ह्यूमन हेल्थ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और यहाँ से आपके 3 to 4 क्वेश्चन वैसे तो आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन
जो है आपके डायरेक्ट आते हैं, जो आपसे आसानी से बन सकते हैं। तो इम्यूनिटी टाइप यहाँ पे आपको पढ़ना है, इनेट और एडाप्टिव, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैंसर, HIV लाइफ साइकिल, पैथोजन और ड्रग्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। इसके बाद क्लास 12 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इसके बाद है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो 2 to 3 यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। BT कॉटन से आ सकता है, RNA इंटरफेरेंस, RNAi इंसुलिन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक आपको बताया गया है, मतलब आपको पूरा चैप्टर कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, पहले उनको कवर कीजिए, ठीक है, और वो कवर कीजिए, कई बार उसका रिवीजन कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। देखिए, एक बार आप पढ़ते हैं जब किसी चीज़ को समझते हैं, ठीक, तो वो आपको समझ में तो आ जाती है, लेकिन वो मेमोराइज रहे, आपको याद रहो पेपर में, उसको आप अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर टाइम मिलता है तो बाकी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे दिए उन पे होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप बार बार कवर करते रहिए, बार बार इसको रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आप नीट में अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। और मॉक टेस्ट वगैरह हम लोग लगवाते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, उससे भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। कोर फिजियोलॉजी एंड सिस्टम की बात करें तो 20-25% मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके आते हैं। असेसमेंट या स्टेटमेंट बेस्ड आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक। 2 से 3 क्वेश्चन वैसे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो और ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको पिट्यूटरी और एड्रिनल हार्मोन्स मैकेनिज्म और हार्मोन एक्शन और फीडबैक लूप्स, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं ना। ये टॉपिक आपको पहले कवर करने हैं, ठीक। इसके बाद है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, क्लास 11 का टॉपिक है आपका। 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं ना। तो ज़्यादातर वैसे चांसेस आपके 95% आप कह सकते हैं चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन जो है ये इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बताया जा रहा है यहाँ से आए। बाकी हो सकता है कि इधर उधर से भी क्वेश्चन जो अलग टॉपिक्स हैं उनसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक, लेकिन जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है तो उससे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस, बहुत हाई चांसेस रहते हैं। और आपके अगर आप इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जो ये 20 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता रहे हैं, टॉपिक बता रहे हैं, तो इन पे जब आप फोकस करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप नीट के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कार्डियक साइकिल है, ECG इंटरप्रिटेशन, ये आपको पढ़नी है, ब्लड ग्रुप्स है और डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर 14 में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है ना, सॉरी, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है, कार्डियक साइकिल, ECG, ब्लड ग्रुप और डबल सर्कुलेशन, ठीक। इसके बाद है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस रहते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको समझना होगा, यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, और रास, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन, ठीक है, ये जो सिस्टम आपका होता है इसके बारे में भी आपको समझना होगा। फिर बात करते हैं हम लोग 16 हमारा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। 11 क्लास 11th में ये है, 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। और इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पर स्टाफ बना दे रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के आपको ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहे, जो हाईलाइट किए इसमें से, ठीक है, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इस बार वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो फ्लोरल फार्मूलाज यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं, प्लांट फैमिली फीचर्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे फिर से प्लांट फैमिली को इंक्लूड किया गया है सिलेबस में, तो हो सकता है कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन प्लांट फैमिली से ही बने, तो प्लांट फैमिली पे तो आपको जरूर फोकस करना है, ठीक है। जितनी भी प्लांट फैमिलीज़ हैं आप उसको एक बार देखिएगा, हमारी लेटेस्ट सिलेबस की जो वीडियो पड़ी है वहाँ पे आप इन सभी चीज़ों को जाके देखिए कौन कौन सी प्लांट फैमिली, वैसे तो यहाँ पे 3 लिखी हुई है, फैबेसी, सोलनेसी और लिलियसी, ठीक है, वहाँ से आप देखिए, मालवेसी भी है, तो 5 टोटल वहाँ पे वैसे दी हुई है, ये 3 ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, टोटल वहाँ पे 5 है। तो आप हो सके तो पाँचों फैमिली को, प्लांट फैमिली को आप कवर कीजिएगा, ये 3 भी अगर कवर कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस बार, ठीक है। इसके बाद है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्लास 11 का ये टॉपिक है। और डाइकोट और मोनोकॉट में डिफरेंस कैसे होता है, सेकेंडरी ग्रोथ और टिश्यू स्टेम के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट जो है 15 to 20% मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इकोलॉजी और हाई यील्ड यूनिट से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें
तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से हमारे क्वेश्चन आते हैं 12, क्लास 12 का टॉपिक है ये। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से आते हैं। यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिक फोकस करना है चीज़ों पे, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, यहाँ पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से और ग्रोथ कर्व से, ठीक है। तो इन 2 टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन और ग्रोथ कर्व। इसके बाद है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो 12 यहाँ पे क्लास 12 में ही या 2 to 3 एवरेज क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन C2 XC2 कंजर्वेशन, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप और हॉटस्पॉट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। इवोल्यूशन, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके इवोल्यूशन से भी पूछे जाते हैं क्लास 12 में, ये आपका है। और हार्डी वीनबर्ग, इसमें आपको चैप्टर में क्या पढ़ना है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। एडाप्टिव रेडिएशन पर फोकस करना है। ह्यूमन इवोल्यूशन टाइमलाइन, होमोलोगस वर्सेस एनालोगस ऑर्गन पे आपको फोकस करना है। तो इस तरह से जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम बात करें तो हमारा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, एनिमल किंगडम और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इवोल्यूशन। ये टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले कवर कीजिएगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए उनको आप पहले कवर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर टाइम रहता है तो आप बाकी चीज़ें भी एक बार रीड कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको ज़्यादा पढ़िए और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिवाइज़ कीजिए, जिससे आपको मेमोराइज भी रहे, ठीक है। खाली पढ़ने से तो एग्जाम में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, तो बार बार रिवाइज़ करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए इन पे बेस्ड, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट होती है आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमें मैसेज करके वहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ गोल्ड रूल्स आपके लिए दिए गए हैं, ठीक है, कि आपको करना क्या है, ठीक, जो आपको टॉपिक बताए गए हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्या होगा, इससे आपकी 100% NCERT कवरेज, सिर्फ इन टॉपिक को पढ़ के भी क्या हो जाएगा, आपका NCERT पूरी कवर हो जाएगी। जब नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे कि पूरी NCERT पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर ये टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपने पूरी NCERT पढ़ ली। आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। आपको डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, डायग्राम पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, डायग्राम की बना के प्रैक्टिस करनी है ना। और उसके नेम्स जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। अक्सर नेम्स जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक, जैसे हार्ट का डायग्राम हो गया, लाइकोपेरॉन का हो गया, मैक्रोसाइकिल, DNA RNA, जो भी डायग्राम्स दिए हुए आपके हार्मोन वगैरह वाले डायग्राम, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट या सेल ऑर्गेनेल वाले, तो सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बना के उसके नेमिंग की अच्छे से, लेबलिंग की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद है स्टेटमेंट और असर्शन रीजन क्वेश्चन, जेनेटिक फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इस पे आपको मल्टी स्टेटमेंट या असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पे भी आपको फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि अब क्या है कि ज़्यादा टाइप टेकिंग बायोलॉजी का जो पेपर बन रहा है डिस्क्रिप्टिव बन रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है उसमें रीड करना पड़ता है ना। पहले तो सिर्फ 1 वर्ड MCQ टाइप का होता था, ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक लगा देते थे, 1 वर्ड के ऑप्शन रहते थे। लेकिन अब क्या पूरा स्टेटमेंट रहता है ऑप्शन में ना, असर्शन रीजन रहते हैं, पूरा स्टेटमेंट रहता है, बहुत सारे स्टेटमेंट रहते हैं, सबको पढ़ना पड़ता है। उसमें से भी बहुत सारे ऑप्शन सही होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं, वो सेलेक्ट करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा पेपर का लेवल बढ़ गया है ना, मॉडरेट जिसको हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट हो गया, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन मॉडरेट हो गया। मॉडरेट से हाई के बीच में ही आप कह सकते हैं, मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में है। तो इसलिए आपको इन गोल्डन रूल्स पे ज़्यादा फोकस करना है कि आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक ना। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करनी है, डायग्राम पे फोकस करना है, और स्टेटमेंट और असर्शन रीजन क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। इस बार हम लोग आपके लिए स्टेटमेंट और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा लेके आएंगे, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में किसी तरह का फियर ना हो, डर ना लगे, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और किसी भी तरह का कोई सजेशन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन भी दे सकते हैं। जो भी क्वेरी या डाउट रहती है आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।